हाय ऑल, दिस इज अंजलि और इस वीडियो में हम करेंगे हाउ टू इम्पोर्ट द डेटा फ्रॉम CSV फाइल टू अ डेटा फ्रेम। सो कल हमने किया था कि किस तरह से आप एक डेटा फ्रेम को CSV में स्टोर कर सकते हो, बट नाउ विल बी डूइंग द ऑपोजिट ऑफ दैट कि हमारे पास CSV फाइल ऑलरेडी है और वहां से मुझे डेटा रीड करके डेटा फ्रेम में लेके आना है। इट्स अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक व्हेन यू डू पांडास इन पाइथन, राइट। सो ये बहुत ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपको आगे जाके काफ़ी काम आता है जब आप पाइथन में काम करोगे। सो अभी के लिए आपको सिर्फ बेसिक ऑप्शंस देखने हैं कि किस तरह से डेटा रीड होके आएगा। सो लेट्स गो टू PyCharm एंड मीनवाइल यू क्लिक ऑन द लाइक बटन, क्योंकि वीडियो देखने के बाद भूल जाओगे कि लाइक पे भी क्लिक करना था। सो क्लिक ऑन द लाइक बटन once you understand the topic and do subscribe the channel अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, because if you are a class 12th or 11th student IP or CS, so here is everything which makes sure that you get your perfect 100 in your exams. Okay, so let's start with the thing. हमें क्या करना है, सबसे पहले अब हमारे पास एक CSV फाइल होनी चाहिए। तो हम एक CSV फाइल क्रिएट करते हैं। यहाँ से मैंने न्यू किया एंड इस बार मैं नॉर्मल न्यू फाइल क्रिएट करूँगी बिकॉज आई वांट टू क्रिएट अ CSV फाइल। एंड हम CSV फाइल क्रिएट करेंगे किसके लिए, स्टूडेंट्स के लिए क्रिएट करें या एम्प्लॉयज़ के लिए क्रिएट करें। सो जिसके लिए भी करना चाहते हो आप कर सकते हो, दैट इज़ टोटली अप टू यू। लेट्स से हम एम्प्लॉयज़ के लिए करते हैं, तो मैंने फाइल का नाम दे दिया emp.csv। सो वी हैव गॉट emp.csv फाइल यहाँ पर। अब इसमें मैं क्या लिखूँगी, इसमें मैं लिखूँगी नेम, और अगर आप चाहते हो एम्प्लॉय नंबर लेना तो आप एम्प्लॉय नंबर भी ले सकते हो। देन यू आर गोइंग टू गिव कॉमा, देन नेम, उसके बाद मैंने लिया जॉब और उसके बाद मैंने लिया सैलरी। ठीक है, सो आई हैव टेकन 4 कॉलम्स ओवर हियर। नाउ यू आर गोइंग टू राइट द एम्प्लॉय नंबर। लेट्स से एम्प्लॉय नंबर इज 101, देन आई राइट द नेम, देन आई राइट द जॉब एंड आई राइट द सैलरी। देन उसके बाद हमने एक और ले लिया, यहाँ पे नाम दे दिया एंड देन कुछ भी जॉब दे दी और फिर मैंने सैलरी दे दी। देन 103 राहुल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव एंड सैलरी दे दी। सो ऐसे आप जितने चाहो उतने ले सकते हो, दैट इज़ totally up to you, whatever number you want to take. कुछ भी ठीक है। इसको मैंने सेव कर दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। ये सेव कहाँ होगी, यहीं जहाँ आपकी सारी फाइल्स हैं। सो इट विल बी सेव्ड इन द सेम फोल्डर जहाँ पे आप काम कर रहे हो। सो आपकी CSV फाइल ज़रूरी नहीं है कि सेम फोल्डर में ही हो, किसी और फोल्डर में भी हो सकती है। सो इफ़ इट इज़ देयर इन द सेम फोल्डर इट इज़ ऑलवेज बेटर, क्योंकि आपको पाथ नहीं लिखना पड़ेगा फेच करते हुए। सो वी क्रिएटेड इन द सेम फोल्डर। नाउ हम यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करेंगे। सो हम चलते हैं फिर से फाइल पे और यहाँ से करते हैं न्यू, एंड इस बार मुझे बनानी है एक पाइथन फाइल। सो मुझे पाइथन फाइल बनानी है और पाइथन फाइल का नाम दे दिया मैंने कुछ भी, लेट्स से रीड CSV। सो दिस इज़ योर फाइल जिसमें आपने इम्पोर्ट पांडास एज PD कर लिया। सो पांडास को हमने इम्पोर्ट कर लिया। अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे रीड। सो रीड करने के लिए आप क्या करोगे, आपने लिखा df इज इक्वल टू PD, दैट्स योर पांडा लाइब्रेरी, और हमारे पास जो फंक्शन है वो है रीड अंडरस्कोर। अब लिखते देख रहे हो आप कितनी सारी ऑप्शंस आ रही है, रीड एक्सेल, रीड क्लिपबोर्ड, रीड फेदर एंड ऑल दिस थिंग। ये आपको अभी नहीं करना है, पर अगर आप आगे जाके पाइथन में काम करते रहे तो ज़रूर एक दिन करोगे। बट अभी सिर्फ आप CSV फाइल रीड करोगे, तो आप लिखोगे PD.read CSV एंड ओवर हियर यू हैव टू राइट नेम ऑफ योर CSV फाइल। सो हमने अभी बनाई है emp.csv, वो मैंने यहाँ पे रीड कर ली और मुझे अभी और कुछ नहीं करना, सिर्फ उसे प्रिंट कराना है। तो मैंने अपने डेटा फ्रेम को यहाँ पे प्रिंट करा दिया। सो दिस इज द बेसिक कोड टू रीड अ CSV फाइल इनटू अ डेटा फ्रेम। कोई बड़ी तामझाम नहीं है, सिर्फ बेसिक सी कमांड है जिसकी हेल्प से आपका डेटा फ्रेम यहाँ पे रीड होके आ गया। सो आप देख रहे हो हमारे पास emp नंबर है, नेम है, जॉब है, सैलरी है, एंड इट्स ऑल सेम जो मैंने emp.csv में लिखा था। सो इट्स so simple to read from a CSV file and get the content into a data frame। अब आप इसके ऊपर इसका चार्ट बनाओ, इसमें से मैक्सिमम मिनिमम निकालो, जो करना है वो कर सकते हो। जैसे अगर आपको इसको डिस्क्राइब करना है तो आप लिख सकते हो df.describe। सो इफ़ यू राइट df.describe तो क्या होगा आपके पास, it will
शो यू द होल लिस्ट कि इसका मीन कितना आता है सैलरी का, काउंट कितना है। सो एवरेज सैलरी हो गई 45,500, स्टैंडर्ड डेविएशन हो गई इतनी, मिनिमम इतना है, क्वार्टाइल्स आ गए, मैक्सिमम 78,000 है। अब वो एम्प नंबर का भी दिखा रहा है, आप नहीं चाहते एम्प नंबर का है। सो वी हैव डन दिस ऑल्सो कि कैसे हम सिर्फ एक का भी देख सकते हैं। तो आप यहाँ पर इसका नाम दे सकते हो ताकि वो सिर्फ आपको ये सारी वैल्यूज सैलरी के लिए दिखाए, ना कि एम्प नंबर के लिए भी दिखाए। सो वी आर गेटिंग इट लाइक दिस। सो जो भी काम आप पहले डेटा फ्रेम पे करते थे वो सब काम अभी भी हो सकता है। और डेटा फ्रेम बनाना इतना ईजी हो गया, आपको कोई डिक्शनरी वगैरह नहीं बनानी है, सिर्फ अपनी फाइल के अंदर ऐसे लिखा, रीड कर लिया, बस बन गया डेटा फ्रेम। यही चीज़ अगर स्टूडेंट वाला जो हमने उस दिन बनाया था इसको रीड करते तो इसका डेटा रीड होके आ जाएगा। इसका नाम क्या था, students.csv। तो मैंने यहाँ पे चेंज करके students.csv किया, इसको रन किया। सो अभी देखोगे आप डेटा जो आएगा मेरे पास वो स्टूडेंट्स का आ गया, नेम, इंग्लिश, साइंस, यही फील्ड्स थे वहाँ पे। तो इस तरह से आपके पास डेटा फेच होके आ सकता है, आप किसी भी CSV फाइल से रीड कर सकते हो। अब इम्पॉर्टेंट आता है कि इसके साथ और क्या क्या ऑप्शंस है, मैं यहाँ और क्या क्या लिख सकती हूँ। अगर आपकी फाइल में हेडर रो नहीं है, जैसे कि हमारे पास तो हेडिंग रो है, नेम्स, इंग्लिश, साइंस एंड ऑल। अगर आपकी फाइल में हेडर रो नहीं है तो आप यहाँ लिख सकते हो हेडर इज इक्वल टू नन। उससे क्या होगा कि उसको पता चल जाएगा कि हेडिंग रो नहीं है, सो हमें फर्स्ट रो को ही डेटा मान के रीड करना है। अभी उसको पता है कि जो फर्स्ट रो है वो हेडिंग रो है और वो डेटा सेकेंड रो से रीड करना शुरू करता है और फर्स्ट रो को बना देता है हेडिंग्स ऑफ ऑल दी कॉलम्स। अगर आप हेडर इज इक्वल टू नन लिखोगे उसका मतलब हो जाएगा कि हेडर्स में भी 0, 1, 2, 3 इंडेक्स आ जाए और जो पहली रो में भी लिखा हुआ है वो भी डेटा है। सो वहाँ पर हम हेडर इज इक्वल टू नन लिख सकते हैं। जैसे मैं अगर अभी यहाँ पे लिखूँ तो मेरे पास ऑब्वियसली मीनिंगफुल रिजल्ट नहीं आएगा, बट स्टिल अगर आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ हेडर इज इक्वल टू नन और मैं इसको रन करती हूँ तो आप यहाँ पे एक चीज़ देखोगे कि ये जो वैल्यूज़ थी मेरी एम्प नंबर, नेम, जॉब, सैलरी, ये भी कहाँ पर आ गई, रो नंबर 0 पे आ गई और हेडिंग की क्या बन गए 0, 1, 2, 3, क्योंकि हमने ये कहा कि हमारे पास कोई भी हेडर रो नहीं है, सब कुछ ही डेटा है। बट हमारे पास ऐसा नहीं है, हमारे पास हेडर रो है, सो हम ये चीज़ यहाँ यूज़ नहीं करेंगे, बट यू माइट यूज़ इट एट प्लेसेस। और अदरवाइज एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपको इसको लिखने से क्या फ़र्क पड़ता है, सो यू शुड नो दैट। अब इसके बाद एक और चीज़ आती है, दैट इज़ इफ़ यू वांट टू स्किप सर्टन रोज़। आपको कुछ रोज़ अगर रीड नहीं करनी है, जैसे कि अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर से आपको थर्ड रो रीड नहीं करनी है तो आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, स्किप रोज इज इक्वल टू एंड देन यू कैन राइट द नंबर ऑफ द रो। अगर एक से ज़्यादा रो है तो कॉमा देके मैं उनके सबके नंबर भी लिख सकती हूँ। और अगर इसको मैंने अभी रन किया सो आप देख रहे हो मेरे पास 3 एम्प्लॉयज़ आ रहे हैं। जो थर्ड एम्प्लॉय था emp.csv में वो था राहुल, मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, वो उसने रीड नहीं किया। यहाँ पे 3 एम्प्लॉयज़ आए, राहुल रीड नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, बिकॉज दैट वाज योर थर्ड रो। तो आप स्किप कर सकते हो अगर आप किसी रो को रीड नहीं करना चाहते हो, यू कैन टेल द रो नंबर कि ये वाली रो रीड नहीं होनी चाहिए। सो दैट इज़ हाउ स्किप रोज वर्क। इसके अलावा आपको जो एक और फील्ड पता होना चाहिए वो है एन रोज। आई कैन गिव एन एट्रीब्यूट विच इज़ एन रोज। एन रोज का काम क्या होता है कि अगर आपको पूरा का पूरा CSV फाइल रीड नहीं करना, मान लो मेरी CSV फाइल में 50 रिकॉर्ड्स है लेकिन मुझे सिर्फ 4 ही रीड करने हैं, तो आप क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर लिख सकते हो एन रोज एंड एन रोज में यू कैन टेल दैट हाउ मेनी रोज यू वांट टू रीड। सो आई वांट टू रीड 2 रोज ओनली, सो मैंने लिखा एन रोज इज इक्वल टू 2। तो आपके पास सिर्फ 2 रोज रीड होके आई, पहली 2 रोज, दैट्स इट। आपके पास और कुछ रीड नहीं हुआ। सो वी कैन टेल हाउ मेनी रोज वी हैव टू रीड, ओके। एंड नाउ द लास्ट थिंग इज, अभी टाइटल आ रहा है एम्प नंबर, नेम, जॉब, सैलरी। इन केस आप ये नाम नहीं चाहते हो या आपके पास ऐसा डेटा है जहाँ पे कॉलम्स के नाम है ही नहीं और आप वो नेम्स देना चाहते हो, सो यू हैव द एट्रीब्यूट कॉल्ड नेम्स। सो नेम्स के साथ आप लिस्ट में दे सकते हो आपको जो भी नाम चाहिए। जैसे आपको अगर बड़े बड़े नाम चाहिए, एम्प्लॉय नंबर, देन यू वांट टू गिव एम्प्लॉय नेम, then you have to give occupation and then you want to give salary. So अगर एक सेम भी रखना है तो लिखना तो दोबारा पड़ेगा आपको। So ये 4 नाम मैंने दे दिए। So इसको अगर मैं अभी रन करती हूँ तो आप देखोगे कि अब यहाँ पे ऊपर क्या आ रहा है,
एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, ऑक्यूपेशन, सैलरी। बट वो जो पहला डेटा है मेरा उसको उसने यहाँ रो नंबर 0 पे ऐड कर दिया, तो आपको उसको ऐसे ऐड नहीं कराना है। तो आप क्या करोगे, आप यहाँ पे लिख सकते हो स्किप रोज 1। सो फर्स्ट रो को मुझे स्किप कराना है, तो मैंने फर्स्ट रो को स्किप करा दिया। उससे क्या हुआ कि वो वाली हेडिंग्स उसने अब रीड नहीं करी। फर्स्ट रो नहीं, 0 रो स्किप करनी पड़ेगी। सो इंस्टेड ऑफ 1 वी शुड राइट 0 एंड एग्जीक्यूट इट। सो इफ यू राइट 0, सो आपका वो वाली रो रिमूव हो गई एंड इट इज टेकिंग ओनली द वैल्यूज नाउ। ठीक है। सो कौन से एट्रीब्यूट्स को एक साथ यूज़ करना है वो सब आपकी रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करेगा, और वही एग्जाम में आता है कि आप किस तरह से ये सारे एट्रीब्यूट्स को अप्लाई करते हो। सो या तो आपको क्वेश्चन आ सकता है जिसमें बोला होगा कि अपने रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट्स लगाओ और रिजल्ट लाओ, या आउटपुट के लिए आएगा। सो इसके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करेंगे कल। सो अभी आप सिर्फ इसको पढ़ोगे, इसको करके देखोगे, एंड कल की वीडियो में जो कल आएगी उसमें वी विल बी डूइंग अ नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि आपको इस टॉपिक पे बेस्ड पूछे जा सकते हैं। So we will be solving it tomorrow. Till then, you like this video, share it with all your classmates, all your schoolmates, subscribe the channel, and by the time I upload more, keep watching, keep learning. Thank you.